ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एकदम नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, वेव। सो वेव में हमने स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था रिलेटेड टू वेव डेफिनेशंस। हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो सेक्शन बीच में लीव किया हुआ है, दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव और पैरामीटर्स ऑफ वेव। मतलब वेव के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो हमें समझने हैं। अच्छा, वो समझने से पहले मैं एक टर्म समझा देता हूँ यार। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेव क्रिएट कैसी हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेव कैसे क्रिएट हो रही है, तो ये फिगर और ये फिगर में दोनों में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि फिगर पहले कैसे क्रिएट हो रहा है। ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि कैसे फिगर एग्जैक्टली क्रिएट हो रहा है। सपोज ये रोप है और ये बहुत ही टेंस्ड रोप है, मतलब काफी टेंशन है। इसका मतलब काफी टेंशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी इलास्टिक मतलब कुछ भी इसमें डिस्टर्बेंस लेके आए तो वहां पर इलास्टिक नेचर इसका डोमिनेट कर रहा है। तो सोचो मैंने इसको एक ऊपर की तरफ एक ऐसे फोर्स लगाया एक ऑसिलेटर के थ्रू फोर्स लगाया। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ तक चला जाएगा ना। ऑसिलेटर का मतलब होता है कि आपने इससे ज्वाइन किया और ये ऊपर लेके गया, तो बेसिकली आपने इस पार्टिकल को एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर दिया यहाँ तक। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसको रोकने का ट्राई करेंगे और कुछ ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ऑल द पार्टिकल्स। तो मतलब यहाँ पर कुछ आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा क्या, कि जब आप इसे ऊपर फोर्स लेके जाएंगे तो सारे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो पहली क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि फर्स्ट 1/4 टाइम पीरियड में वेव किस तरीके से जनरेट होगी वो पहले समझना है। तो पहले जब हम ऊपर लेके गए तो आपको इस तरीके से वेव यहाँ पर दिखेगी, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम पीरियड में इसे नीचे लेके आएंगे तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये पार्टिकल को नीचे लाने का ट्राई करेंगे तो ये सारे पार्टिकल्स एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करेंगे और नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा राइज अप होना। इसका मतलब जब हम इसे नीचे लेके आएंगे तो हमें कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि ये सेगमेंट जो ऊपर वाला है वो तो नीचे आ गया, लेकिन ये जो था ये वाला पार्ट ऊपर पहुंच चुका है अब, और इसने आगे वाले पार्ट पर वेव ट्रांसमिट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेगमेंट एक जनरेट हुआ ना ड्यू टू 1/4 ऑफ ऑसिलेशन, ये आगे मूव कर गया, ऐसी फील आई। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में यही वाला पूरा सेगमेंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। इसका मतलब है जिस स्पीड से, जिस टाइम रेट से ये ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है, उसी टाइम रेट से वेव भी आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब 2 स्टेप हो चुके हैं, ये ऊपर जा चुका है, ये नीचे आ चुका है। अब ये क्या करेगा, और भी नीचे आएगा। जब ये और नीचे आएगा तो ये पार्टिकल को और नीचे लाने का ट्राई करेगा, तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग वेव है वो और आगे मूव हो जाती है। तो नेक्स्ट टर्म आपको ये देखने को मिलता है थर्ड में कि ऐसा कुछ सेटअप देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट सेगमेंट मिलेगा ये सेटअप। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला जो सेगमेंट था, वो जो स्टार्टिंग जनरेट हुआ, वो और आगे चला गया 1/4। तो पहले ये यहाँ था, फिर आगे और चला गया, फिर और आगे चला गया, और नए नए सेगमेंट जनरेट हो ही रहे। तो ये सेगमेंट जनरेट हो रहा है जो कि आगे नेक्स्ट स्टेप आगे मूव हो गया है, और ये न्यू जनरेटेड सेगमेंट हो गया। तो जब हम और एक पार्ट जनरेट करेंगे तो और आगे जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचे कि हमने ऑसिलेटर इस तरीके से किया हुआ है तो आपको वेव ऐसी मिलेगी। नहीं, ये कोई स्टेशनरी चीज नहीं है कि आपने ऐसे मूव करा दिया तो ये ऐसे ही रहेगा और ये वाला सेगमेंट नीचे रहेगा। नहीं, ये इन मोशन है, एनर्जी मूव कर रही है। तो पहले जो आपने क्रिएट की वो एनर्जी अब आगे जा चुकी है, अब ये दूसरी वाली एनर्जी यहाँ पर आई है। समझ आ रहा है? तो वेव बेसिकली मोशन वाली बात है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे मूव कर दूं और मैं बात करूं कि वेव आगे जा रही है, तो पता है नेक्स्ट सेट ऑफ वेव क्या दिखेगा? नेक्स्ट सेट ऑफ वेव की यही पूरी जो पैटर्न दिख रहा है, ये कहाँ मूव कर गया है, आगे मूव कर गया है। तो इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अगर वेव आगे जा रही है
तो नेक्स्ट ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। नहीं, अगर ग्राफ आगे जा रही है तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ होगा वो नेगेटिव वाला ड्रॉ होगा यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल यहाँ पर है या ये पार्टिकल यहाँ पर है, आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल सर अभी ऊपर है, तो ये सारे पार्टिकल कहाँ आएंगे थोड़ी देर बाद, नीचे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रेस्ट पे थोड़े जो आप सोचने लगो कि ठीक है अभी ऊपर है अभी नीचे आएंगे, नहीं, ये एक वेव है। तो जब आप वेव को आगे मूव कराओगे, अगर मैं इस वेव को थोड़ा आगे ड्रॉ कर दूं तो फील करो कौन सा पार्टिकल कहाँ पहुंच गया। ये सारे पार्टिकल तो नीचे आ गए, लेकिन ये पार्टिकल कहाँ चले गए, ऊपर की तरफ चले गए। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है किस चीज पर, कि हम वेव किसे कंसिडर कर रहे हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेव इज एक मूविंग डिस्टर्बेंस है, तो आपको वो सेगमेंट को बार बार मूव कराते रहना पड़ेगा। बताएं ये पार्ट क्लियर है कि नहीं, कि ऑसिलेट होने से वेव किस तरीके से जनरेट होगी। यस। चले तो वापस आते हैं कि अब अगर ये वेव जनरेट हो गई तो अब हमें इसके पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, और ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं किस पे, वो जो ऑसिलेटर है सोर्स है। तो सोर्स एक टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से जनरेट कर रहा होगा वेव, और उसी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से वो वेव जनरेट होगी। सिर्फ दो चीजें होंगी जो उस मीडियम पे डिपेंड करेंगी, वो क्या है, स्पीड और वेवलेंथ। समझना, स्पीड और वेवलेंथ। चलो आगे डेफिनेशन में क्लियर करेंगे स्पीड और वेवलेंथ क्या रहेगा। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कर दिया था कि ये एकदम सोर्स डिपेंडेंट चीज है और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट है तो बताएं, किसी को फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट क्या। ओके, सो फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड भी मैंने पहले लिखा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑसिलेटर पे ही डिपेंड करेगा। सो इट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय oscillator, time taken by oscillator to complete one oscillation। ठीक है, सो कैसे डिफाइन है, टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो इसका मतलब टाइम पीरियड सीधा, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये रिलेटेड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी से। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, आपको माइंड में रखना है, इन पे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऐसा डिस्कस्ड पॉइंट नहीं है। ये टाइम पीरियड का डेफिनेशन ओके, इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जैसे ही है, तो फ्रीक्वेंसी की सारी प्रॉपर्टीज कैरी करेगा ये। तो इसका मतलब अगर ऑसिलेटर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही हमारी वेव का भी टाइम पीरियड बन जाएगा। तो मान लेते हैं ये ऑसिलेटर कुछ इस टाइप की वेव जनरेट कर रहा है, तो जब तक ये पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर लेता उतनी देर में जो टाइम लगा है उसी को हम बोलेंगे अपना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यार ऑलरेडी बता चुके हैं क्या, वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी क्या होता है, मैक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, यस, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसका मतलब अगर मैं एक वेव बना देता हूं तो ये किसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, ये लाइन के अबाउट, तो ये बन जाती है हमारी क्या, मीन।
और इसके अबाउट जो इसका मैक्सिमम चेंजेस हो रहे हैं यही हमारे क्या बन जाते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये बन जाता है प्लस ए और ये बन जाता है क्या, माइनस ए। अब इनके जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इनके कुछ नेम है। एसएचएम में हम इन्हें बोलते थे क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे हम इनको बोलते हैं क्या, क्रेस्ट। इन सबको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, सो टेंशन नहीं है, ये वर्ड क्लियर है सबको, मीन क्रेस्ट ट्रफ। ओके है। अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होता है, क्या ये यूनिवर्सल या फिक्स चीज है क्या, नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स and it may change during the motion of wave, ओके। सो पॉइंट क्या है, मतलब वेव जब प्रोपोगेट होगी ना तो ये चेंज हो सकता है, और इसके बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं। कल मैंने बताया था रिफ्लेक्शन अगर कहीं से हो रहा है तो थोड़ा सा कम हो सकता है, ट्रांसमिशन हो रहा है तो थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब कि ये बेसिकली डिपेंड करता है सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अगर उसका एनर्जी वीक होता रहेगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो मतलब हमने बात की थी डैम्पिंग मीडियम। अगर मीडियम में कोई डैम्पिंग है तो एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। क्लियर? सो प्रथमेश, एनी डाउट? नो सर। ओके, बताएं यार। ये एम्पलीट्यूड का समझ आया कि एम्पलीट्यूड एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या थी, फिक्स्ड थी। एम्पलीट्यूड जैसे जैसे प्रोपोगेशन होता जाएगा वो बदलता जाएगा। ओके ओके, होल्ड ऑन एवरीवन, गिव मी अ मिनट। होल्ड ऑन एवरीवन। ओके, सो या एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और काम की बात क्या है, क्या ये बदल सकता है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। बट मैं फिर से बात करता हूँ, याद है एसएचएम में मैंने समझाया था आपको कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इधर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है या फिर क्या हो सकता है, डिप पे। तो अगर डिके रहेगा तो वो तो डैम्पिंग वाली सिचुएशन आ जाएगी ना। इसका मतलब क्या है कि वेव पे भी एनर्जी, उसकी एनर्जी यानी एम्पलीट्यूड डिके हो सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, क्लियर? सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एम्पलीट्यूड उसकी एनर्जी या पावर से रिलेटेड है। एसएचएम में याद है ना, हमने ऑसिलेशन में बात की थी कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। यार ये तो नहीं बदल रही है ना, ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो कौन सी चीज उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कराती है, एम्पलीट्यूड। ठीक है। सो मतलब वो पता चलेगा कि वेव की एनर्जी वहां पर बची है या
नहीं है। ओके, एम्पलीट्यूड हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। नेक्स्ट है हमारा वेवलेंथ स्पीड। या स्पीड देख लेते हैं पहले। ठीक है, स्पीड की बात कर लेते हैं या वेवलेंथ पहले देख लेते हैं। वेवलेंथ जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। तो सिंपल डिफाइन है, इट इज द डिस्टेंस covered by wave in one oscillation or one time period। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कल फिगर बनाया था ना, ये क्या, ये ऑसिलेटर है, ये सेगमेंट है, और हम यहाँ पर एक कंटिन्यूअस ऑसिलेटर बना देते हैं। तो मैंने बताया कि ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये डाउन गया और फिर ये ऊपर आया। सो ये क्या हुआ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ये क्या हुआ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। सो उसके वजह से जो वेव जनरेट हुई, ये देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ बुक्स में वेव इसी तरीके से बना देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेव ऐसे बनाई है या ऐसे, सिर्फ क्वेश्चन को समझने का पर्सपेक्टिव है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ऑसिलेटर से, तो इसका मतलब डिपेंड करेगा कि ऑसिलेटर किस तरीके से मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेव का आंसर आएगा। तो वन टाइम पीरियड पे वेव कैसे दिखती है, ऐसी ही दिखती है ना। तो इसका मतलब वेव कितनी दूर पहुंच गई, वेव इस लोकेशन तक पहुंच गई ना। तो इसका मतलब ये लेंथ ही हमारी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। ठीक, अब इसे फिगर वाइज भी देखें, तो फिगर वाइज देखें तो थोड़े से सिंपलर वे पे भी डिफाइन कर सकते हैं। और भी डिफाइन करने के लिए सिंपलर वे क्या हो जाता है, अगर मैं बहुत फुल मूवमेंट ऑफ वेव ऐसे बना दूं, तो अगर हम नोटिस करें तो ये जो क्रस्ट है, ये दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस अगर देखोगे तो वो भी बिल्कुल लैम्डा ही रहती है। इट इज लाइक कि एक एक्सट्रीम से वापस उस जगह पर आ जाना, या फिर एक नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाना, इन सबको ही तो वन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा वेवलेंथ का फॉर्मेट। क्लियर, सेम। अब यार ये चीज है, ये डिस्टेंस कहां पर कवर हो रहा है, ये मीडियम में कवर हो रही है ना। तो टाइम पीरियड तो नहीं बदल सकता, लेकिन यार डिस्टेंस तो किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे डिपेंड करेगी ना। डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम पीरियड नहीं बदल सकता, बट डिफरेंट मीडियम में स्पीड बदल सकती है, इसलिए डिस्टेंस भी बदल सकती है। ठीक है, सो मैं लिखूंगा कि एज फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, दस टाइम पीरियड कांस्टेंट है, but the wavelength depends upon speed of wave in that medium. Okay, and speed changes as per the medium, as per the medium. तो इसका मतलब क्या, वेवलेंथ कांस्टेंट है क्या, नहीं। जब मीडियम में स्पीड बदल सकती है तो वेवलेंथ भी क्या हो सकती है, बदल सकती है। कोई डाउट क्या इसमें यार, बताएं, वेवलेंथ में कोई डाउट क्या किसी को। ओके, चले स्पीड पे आ जाते हैं अपन फिर। स्पीड, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। सो स्पीड ऑफ वेव v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं इसमें। सो वो क्या हो जाएगा, इट इज लाइक, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये है कि यार हमें डिस्टेंस तो बाकी कुछ पता ही नहीं है, बट हमें ये पता है कि हम वेवलेंथ बोलते हैं किसको, वन टाइम पीरियड में कवर्ड डिस्टेंस को। तो बेसिकली डिफाइन ये सिंपल वैसे ही है क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम, और या फिर इसे ठीक है रखने देते हैं। अगर हम बात करें क्या कि वेव कवर्स लैम्डा डिस्टेंस इन वन टाइम पीरियड, ये सबको क्लियर है? अभी ऐसे ही डिफाइन किया ना कि लैम्डा डिफाइन ही कैसे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। इसका मतलब फॉर श्योर अगर मैं स्पीड का एक रिलेशन निकालना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पीड क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर? तो ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बन जाता है। वन अपॉन टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ और न्यू। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि v इज इक्वल टू एक एफ लेमडा और v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ये एक बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल फार्मूला होता है जो इन तीनों क्वांटिटीज को रिलेट करता है। इसमें से कौन सी चीज डिपेंडेंट है, डिपेंड करती है ये फॉर अ पर्टिकुलर वेव, फॉर अ पर्टिकुलर वेव एफ क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब उसका लेमडा किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे। सो यहां से क्लियर भी आ रहा है कि वेवलेंथ कितना चेंज होगा, जितना उसका स्पीड चेंज होगा। मतलब हमें स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। समझ आया ना? यस। ये थॉट क्लियर हुआ? ठीक है। तो स्पीड कैसे कैसे देखेंगे, तो यार हर टाइप की वेव का स्पीड अलग अलग तरीके से निकालना होता है। पहले ये बताया बेसिक रिलेशन समझ आया स्पीड, वेवलेंथ और इनमें? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। चले तो बात कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेव में स्पीड कैसी रहती है। तो पहले कौन सी वेव थी, ये किसी भी वेव में, चले किसी भी वेव में मैं लिख देता हूँ स्पीड। आप ध्यान दें कि क्या रहता है, स्पीड ऑफ वेव ये होता है उसकी एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा डिफरेंट लिख लेते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ मैकेनिकल वेव के लिए, क्योंकि नॉन मैकेनिकल में तो मीडियम है ही नहीं ना। मैकेनिकल वेव्स के लिए जो होता है वो क्या रहेगा, स्पीड ऑफ वेव वो रहेगा रूट ओवर इलास्टिक प्रॉपर्टी ओवर इनर्शियल प्रॉपर्टी। कुछ याद है ये दो टर्म कल मैंने बताए थे? यस सर। इलास्टिक पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और इनर्शियल पर वन अपॉन पे उल्टा फर्क पड़ता है इनर्शियल का। तो ये तो था कि कोई भी ऐसी मैकेनिकल वेव जो मीडियम पे डिपेंड करेगी वो इन दोनों प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी। ठीक, अपन अब इन दोनों के अलग अलग फॉर्मेट पे बातें कर लेते हैं। जैसे हम किसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, अच्छा मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन मैकेनिकल का भी। बाय द वे ये ज्यादा कभी काम नहीं आएगा क्योंकि वेव में हम नॉन मैकेनिकल नहीं पढ़ते, ये हम 12th में पढ़ते हैं एज अ ईएम वेव। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्पीड ऑफ ईएम वेव, वो फॉर्मूला होता है वन अपॉन रूट या वन अपॉन रूट म्यू इंटू और एप्सिलॉन इंटू म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक, म्यू इंटू एप्सिलॉन आपने पढ़ा होगा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को अगर वन अपॉन रूट करते हैं तो क्या आ जाता है,
सी Speed of light. स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट क्या है? एक ईएम वेव। तो ये हम किसी भी मटेरियल में देख सकते हैं। अगर हम वैक्यूम में लिखेंगे तो वैक्यूम में क्या हो जाएगी? वैक्यूम में उसको हम बोलते हैं क्या? सी, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। क्लियर सबको? Yes, sir. स्पीड ऑफ लाइट के जैसा होता है। ये जस्ट मैंने लिख दिया, इसका कुछ यूज नहीं है, इसका कुछ यूज नहीं है। ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ रह गया था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। नॉन मैकेनिकल हम 12th में स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको इसका। अपन मैकेनिकल वाले के टर्म्स पे आते हैं। पहला कौन सा है? ट्रांसवर्स वेव। या तो ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था क्या? स्ट्रिंग वेव। तो स्ट्रिंग की इलास्टिक नेचर तब आता है जब स्ट्रिंग पे बहुत ज्यादा टेंशन फोर्स लगेगा। मतलब अगर आपको स्ट्रिंग में वेव जनरेट करनी है तो सबसे ज्यादा होगा कि इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, टेंशन फोर्स कितना है इसमें। तो मान लेते हैं टेंशन कितना है? टी। ठीक। और इनर्शियल प्रॉपर्टी, यार स्ट्रिंग में डेंसिटी देखोगे क्या? स्ट्रिंग तो थिन है ना, इसमें हम लीनियर डेंसिटी की बात करते हैं क्या? Linear length. लीनियर डेंसिटी। कोई बताएगा लीनियर डेंसिटी कैसे डिफाइन है? लीनियर डेंसिटी सर्कुलर मोशन में कई जगह पे आया है ना, रॉड की लीनियर डेंसिटी लेम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। बट यार अब यहाँ पे लेम्डा नहीं लिखेंगे क्योंकि अब लेम्डा तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू। म्यू हो जाता है क्या? मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है ना? मास पर यूनिट लेंथ। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू रूट, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो t होती है और जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो म्यू होती है। इसे आपको लर्न करके रखना है। यार याद रहेगा कि नहीं ये फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ। क्या ये t किस चीज को बताता है? टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, और ये उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, और म्यू इनर्शियल को, लीनियर मास डेंसिटी। तो याद है ना मैं बता रहा था कि अगर एक थिन वायर है उसमें बहुत ही फास्ट जनरेट हो जाएगी वेव, लेकिन एकदम थिक बड़ी सी रोप टाइप ले लिया आपने, उस पे जल्दी जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका म्यू क्या होगा? ज्यादा, तो स्पीड वहां पे बहुत ही स्लो हो जाएगी। कोई डाउट क्या इसमें? No, sir. ठीक है, एग्जाम्पल वाइज इसका यूज देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है। तो यूज ये है, सपोज मैंने पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय a pulse to reach at the top created due to a disturbance created due to a disturbance। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेटअप था, इस पे एक रोप थी, ये क्या है? एक रोप, और आपने यहाँ पर एक क्या किया? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ऐसे यहाँ पर हिट कर दिया और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। ये, और ये डिस्टर्बेंस ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक कब पहुंच जाएगा। सो क्वेश्चन में दिया है कि इसकी लेंथ कितनी है रोप की, मान लेते हैं 10 मीटर है। ओके, तो क्या वेव इसमें मूव कर पाएगी या नहीं? पहले तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्या वेव मूव करेगी क्या? नहीं। वेव मूव करने के लिए टेंशन होना चाहिए ना, और अगर ये मासलेस रोप है, क्या है? तो इसमें कहीं से भी टेंशन फोर्स आएगा क्या? नहीं।
तो हमें एक अलग से कुछ ऑब्जेक्ट हैंग करना पड़ेगा। सो लेट से हमने m मास का एक ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, हैंग कर दिया, तो अभी काम बन गया ना। अच्छा, इसका म्यू देना पड़ेगा हमें। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि म्यू ले लेते हैं, लेट्स से 0.01। म्यू कितना है, 0.01। इसका मतलब है म्यू इस तरीके से ले लेते हैं 10 ग्राम पर मीटर। क्लियर? ये क्लियर है सबको, म्यू समझ आ गया, ये दिया हुआ है। तो अब हमें टाइम चाहिए ऊपर पहुंचने का, कि वेव पल्स कब ऊपर पहुंचेगी। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड कर लेना चाहिए, इसका स्पीड ऑफ वेव पल्स। तो ये वेव पल्स किस में मूव होने वाली है, स्ट्रिंग में। तो क्या फॉर्मूला है स्ट्रिंग में स्पीड का, T by mu. √T/μ। तो इसका मतलब ये हुआ कि √T। तो यार T तो अभी कौन टेंशन लगा रहा है, mg फोर्स लगा रहा है ना, और म्यू हमें पता है। सो mg कितना है, मान लेते हैं ब्लॉक का मास भी मान लेते हैं कुछ 10 kg। m इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10 kg। तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 इंटू जी भी ले लेते हैं 10 म्यू। म्यू यार ग्राम में है, क्या हम यूज ग्राम में कर सकते हैं क्या, No, sir. No, sir. नहीं, हमें एम के एस यूनिट में ही यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होगा ये 0.01 kg पर मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या यूज होगी, 0.01। तो पॉइंट कैंसिल होगा, ऊपर 2 जीरोस जाएंगे, सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 100. 100 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम टू रीच एट द टॉप क्या आ जाएगा, 10 by 100. यस। सो इट इज सिंपल, डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, क्या कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करके टाइम वगैरह निकालना पड़ेगा क्या, नहीं, डायरेक्टली यूज कर लिया हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों, क्योंकि क्यों यूज किया हमने ऐसा, स्पीड क्या है, Constant. कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। अगर चेंज हो रही होती तो फिर हमें वो चेंज करना पड़ता। क्लियर ना, हाँ, sir. ओके। तो ये हमारा स्पीड का एक अच्छा एग्जांपल था। एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं स्पीड में, क्या, फाइंड द स्पीड, find the speed of wave at L/4 distance, at L/4 distance from top of a rope having mass m and length l। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी यार ये देखो क्वेश्चन बदल गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, काफी इंटरेस्टेड हो गया। क्यों, लास्ट टाइम पे रोप का कुछ मास था क्या, नहीं। No. अभी क्या हुआ कि रोप का ही क्या दे दिया आपको, मास उसका m है, लेंथ उसका l। तो इसका मतलब म्यू कितना हो जाएगा, म्यू सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, रोप इज यूनिफॉर्म। अगर रोप हर जगह पर यूनिफॉर्म है तो म्यू कितना आ जाएगा, मास ओवर एल। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या किया है कि एक पल्स यहाँ पर जनरेट की, हिट किया, और एक वेव पल्स यहाँ पर एक जनरेट की, और ये वेव पल्स ऊपर मूव हो रही है। ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टॉप से किस लोकेशन पर यहाँ पर इसकी स्पीड बतानी है L/4 पर। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं,
यार बताएं, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ये मान लेते पॉइंट ए, आपको यहाँ पर उसकी क्या स्पीड बतानी है, v एट ए। कोई डाउट या नहीं? बताएं। ओके ओके गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या रोप में टेंशन हर जगह पर सेम है क्या? नहीं, हमें जिस पॉइंट की स्पीड चाहिए हमें टेंशन भी क्या लेना पड़ेगा? उस पॉइंट का। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि स्पीड एट ए चाहिए ए, तो क्या होगा, वी ए अगर हमें चाहिए तो टेंशन भी कहाँ का लेना पड़ेगा? ए पॉइंट का। क्लियर ना सबको? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट ए, यार टेंशन ही लिखना है। और मुझे लगता है ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ। चलो यार कोई स्टूडेंट बता दे कि ए पॉइंट पर टेंशन कितना हो जाएगा। पूछ लेते हैं यार। आदित्य भोसले आप बताओ, ए पॉइंट पर टेंशन कैसे निकालेंगे इस रूप पे? सर वो नीचे 3L/4 का होगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो क्या होगा कि अभी तक हम वैसे पूरी रोप यूज करते हैं, बट अभी हमें टारगेट दिया है कि यार पूरे रोप का नहीं देखना है, हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पर चाहिए टेंशन, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके नीचे वाला mg लगा रहा होगा ना। समझ आया कि नहीं? और ये mg किसके जितना है? ये लेंथ है कितनी, 3L/4। तो इसका मतलब क्या आ जाने वाला है, इसका जो mg आएगा 3mg/4। समझ आया या नहीं? बताएं यार, क्लियर है Yes, सबको? हाँ, तो बस आंसर आ गया यार, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखें क्या हो जाएगा। टी को हम लिखेंगे क्या, 3mg/4। म्यू को क्या लिखेंगे, मास ओवर लेंथ। क्लियर? तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी √3/4 GL। क्लियर या नहीं सबको? क्लियर है बताएं। Yes, sir. ओके गुड। तो अभी ये समझ आया कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हुआ। अब इस क्वेश्चन का और भी अच्छा वर्जन पूछा जा सकता है क्या? यार ये बताओ, स्पीड चेंज हो रही है ना थ्रू आउट, क्यों? फोर्स ही बदल रहा है। टेंशन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, फाइंड द वेलोसिटी as a function of distance from the bottom. Clear? Find the velocity as a function of distance from the bottom and its acceleration clear in previous question. समझ आया? सो क्या क्वेश्चन है, सेम, ये रोप है और इसका मास और एल दिया हुआ है। और इस बार आपको क्या बताना है, आपको ऐसे रैंडम नहीं बताना है, आपको कोई सी भी ऐसी लोकेशन पर बताना है जिसकी बॉटम से डिस्टेंस कितनी है, x। समझ आया क्या? यार बताएं, ये क्लैरिटी समझ आया पूरा? और क्या फाइंड करना है इसका, एक्सेलरेशन। स्पीड तो फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। रोप है m, l की, तो स्पीड तो डायरेक्टली हमने अभी जस्ट सीखा ना यार। क्या आंसर हो जाएगा v का, v इज इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट x अपॉन म्यू। और x पॉइंट पर टेंशन किसके वजह से होगी,
नीचे वो जो एक्स मास है उसी की वजह से होगी ना टेंशन। तो टेंशन किसके वजह से होगी, यहाँ पर अगर देखें तो टेंशन होगी वो जो एक्स डिस्टेंस का मास है। तो वो उसे हम लिखेंगे कैसे, तो उसे हम लिखते हैं m अपॉन एल, ये हुआ मास पर यूनिट लेंथ, इनटू हमारी लेंथ कितनी है, तो हमारी लेंथ कितनी है x, इनटू जी हमारा यूज होगा, अपॉन, यार म्यू तो खुद ही होता है ना मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब वेलोसिटी कैसे डिपेंडेंट है, एक्स जी। तो वेलोसिटी क्या आ गई, रूट एक्स जी। तो अब देखो ना मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने पूछा था टॉप से L/4 पर बताओ, तो इसका मतलब बॉटम से कितना हो जाएगा L/4। तो ये डायरेक्टली हमने यहाँ पर रख दिया, आंसर आ गया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वेयर एक्स इज फ्रॉम द बॉटम ना, एक्स इज फ्रॉम बॉटम, ठीक है, ये हुआ। दूसरा पार्ट क्या है यार, एक्सेलरेशन। बताओ यार एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे फिर, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे एक्स है ना, v into dv by dx. वेरी गुड वेरी गुड। सो बिकॉज v यहाँ पर t का फंक्शन नहीं है, v इज अ फंक्शन ऑफ x, सो देन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं फिर, कैसे निकालते हैं, v dv by dx से। सो क्या करें पहले इसका dv by dx फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा dv by dx, डिफरेंशिएट करें यार इसे। सो डिफरेंशिएशन का रूल, रूट जी को तो कोई टेंशन नहीं है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स टू द पावर 1/2 था, हमने क्या डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा कि पावर बाहर आती है और पावर एक आती है, तो इसका आंसर आएगा रूट जी इंटू 1/2 और एक्स टू द पावर क्या आएगा -1/2। तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं रूट जी इंटू ये 1/2 रूट एक्स हो गया। और यार यूजुअली लर्न भी करके रखते हैं हम, एक्स का क्या आ गया 1/2 रूट एक्स, तुरंत आ जाता है। तो देन एक्सेलरेशन क्या आ गया आंसर, v dv by dx, v मतलब कितना है रूट एक्स जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v कितना है रूट जी एक्स इंटू dv by dx कितना है रूट जी इंटू 1/2 रूट एक्स। देखो क्या आ गया, रूट एक्स कैंसिल आउट हुआ और रूट जी क्या बन जाएगा जी, एक्सेलरेशन कितना आ गया g/2। वो जो वेव का प्रोपगेशन हो रहा है वो एसेलरेटेड फॉर्मेट में है, और एसेलरेशन कितना है g/2। एसेलरेशन क्या है, लकीली एज पर द क्वेश्चन क्या आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। बता यहां तक कोई भी डाउट क्या रिलेटेड टू स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, बताएं यार। नमस्ते। ओके सो मुझे लगता है ट्रांसवर्स वेव के बारे में, स्पीड के बारे में कोई डाउट नहीं है किसी को, क्लियर ना। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक, एक बार समझ लेते हैं फिर से ट्रांसवर्स वेव, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला क्या आया स्पीड का, रूट टी बाई म्यू। फिर मैंने एक क्वेश्चन से पहले क्या एक्सप्लेन किया कि रोप का मास नहीं है, उस पर कुछ हैंग किया हुआ है उसका मास रहेगा, तो वो वहां पर यूज हो जाएगा किसमें, टेंशन जनरेट करने में, और म्यू उस रोप की प्रॉपर्टी वो आपको देगा। समझ आया कि नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे दिया कि कुछ हैंग नहीं किया, सिर्फ क्या चल लग रहा है वहां पे, सिर्फ क्या लग रहा है, खुद का वेट। हाँ उस रोप का सेल्फ वेट लग रहा है, सिर्फ उसके वजह से जो उस पर टेंशन आएगी वो हमने निकाल दी। ठीक है, फिर इसका हमने एक फंक्शनल फॉर्मेट भी देख लिया कि फंक्शन के फॉर्मेट में कैसे निकाल सकते हैं।
और थोड़ी सी काइनेमेटिक्स भी यूज कर ली कि एक्सेलरेशन वगैरह भी पूछ सकता है, तो वो भी हमने निकाल दिया। तो मुझे लगता है यहाँ तक ये वाला क्लियर है। ओके ठीक है। सो अभी आते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में। यहाँ पे भी सेम चीज है, इलास्टिक अपॉन ये, बट क्या यहाँ पर जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो ऐसे रोप में ट्रेवल के साथ साथ लिक्विड और गैसेस में भी ट्रेवल कर सकता है। तो लिक्विड और गैसेस में जब ट्रेवल करेगा तो क्या वहां पर लीनियर बस से काम बन जाएगा क्या? नहीं, वहां पर तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, म्यू की जगह एक्चुअल डेंसिटी। समझ आया? सो अगर यहाँ पर डेंसिटी यूज करेंगे तो एरिया का और डिवाइड करना चाहिए, बट यार यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसका मतलब टेंशन पे भी एरिया का और डिवाइड करेंगे, तो टेंशन अपॉन एरिया ये तो प्रेशर जैसे का यूनिट बन जाएगा ना, टेंशन पर यूनिट एरिया। तो टेंशन पर यूनिट एरिया एक्चुअली बनता है क्या, स्ट्रेस। और मुझे पता है कि स्ट्रेस वगैरह अगर हम देखें तो वो मटेरियल के किस यूनिट से रिलेटेड होते हैं, मॉडुलस से, वाई से, ठीक है, सारे मॉडुलस से। सो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्पीड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल रहेगा, v विल बी e अपॉन रो। ई को चाहिए तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, बड़े ब्रैकेट में, जिससे ये ना लगे कि ये एनर्जी है। ई मतलब क्या है, ई मतलब क्या है, स्ट्रेस। वाह, ई मतलब स्ट्रेस, अरे वाह। बिल्कुल भूल जाते हो यार तुम लोग, जीरो मतलब इतना ज्यादा कौन भूल सकता है यार। इलास्टिक मॉडुलस लिखाया था कैपिटल ई से, ये जब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखाया था तब ऐसे ब्रैकेट में ई लिखा था मैंने, इलास्टिक मॉडुलस। और फिर बात की थी कि 3 फेमस इलास्टिक मॉडुलस होते हैं। सॉलिड्स के लिए कौन फेमस होता है, यंग्स मॉडल के लिए शेयर मॉडल अच्छा, लिक्विड के लिए शेयर मॉडुलस। अरे भाई लिक्विड का शेयर मॉडुलस नियरली 0 होता है। बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉडुलस। लिक्विड एंड गैसेस के लिए क्या बात करते हैं, बल्क मॉडुलस। मॉडुलस। तुम लोग का बेटा भूलने का कैपेसिटी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ लॉन्जिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। हमारे सिलेबस में जो है वो बेस्ट एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। तो इसका एग्जांपल लिख लेता हूं कि इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। और अब मैं बार बार लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा साउंड वेव। मतलब साउंड वेव डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में कैसे जाएगा, साउंड वेव इन सॉलिड्स। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा सॉलिड्स का, v इज इक्वल टू रूट y अपॉन रो। मतलब आप ऑलरेडी जान गए ये क्या है, यंग्स मॉडुलस। और अगर किस में बात करें हम, साउंड स्पीड इन वो सॉलिड्स में, अगर हम किस में चेक करें, लिक्विड एंड गैसेस में, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, बल्क मॉडुलस ओवर रो। क्लियर है कि नहीं यार, क्लियर? अब इतने ये फॉर्मूले क्लियर हुए कि नहीं यार, स्पीड ऑफ साउंड या लॉन्जिट्यूडनल वेव से रिलेटेड? यस सर। हाँ, अब पता है काम की बात क्या है। अब यार थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर आ जाती है। आपको कुछ याद है,
क्या? बल्क मॉडुलस, लिक्विड का नहीं, बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसेस। याद है कि वो Yes. किस टाइप की प्रोसेस हो रही है। अच्छा, उससे पहले अगर मैं बात करूं यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में कौन ज्यादा होता है? यंग्स मॉडुलस। और इवन बल्क मॉडुलस ऑफ गैस और लिक्विड में बल्क किसका ज्यादा होता है? किन्हें कंप्रेस करना पॉसिबल लिक्विड नहीं का। है? Yes. लिक्विड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, और मैं बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ साउंड Vs, स्पीड ऑफ साउंड, या बोल रहे तो स्पीड ऑफ साउंड V, जो सॉलिड्स में होता है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैसेस। अब आप सोच रहे होगे सर मतलब अब आप एक पर्सन है, ये नॉर्मल एयर में ऐसे एक साउंड जनरेट कर रहा है जो पर्सन बी के पास जा रहा है, तो इसका मतलब सर अगर बीच में वॉल आ जाए यहाँ पर, तो हमने क्या बोला, हमने भी क्या बोला कि अगर सॉलिड आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा। बट क्या ऐसा होता है क्या, बीच में वॉल डाल दोगे तो सुनाई देगा क्या? नहीं सर। नहीं। तो कहने का पर्पस ये नहीं है, हम मिसकॉन्सेप्शन लेके नहीं जाए, स्पीड को हम एम्पलीट्यूड से नहीं रिलेट करने लग जाए। समझ आया? सुनाई दिया या नहीं दिया ये उसके एम्पलीट्यूड, एनर्जी पे डिपेंड करता है। स्पीड तो किस चीज को बताएगा? टाइम को। ठीक है। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक टेबल ले लो, एक रॉड ले लो, एक टेबल में आप यहाँ पे हिट करो, ऐसे जनरल नॉकिंग का साउंड दो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अपना पाम रख लो, आप फील करो कि आप साउंड को ज्यादा जल्दी फील कर लोगे यहाँ पर एज कंपेयर टू आप उसे हियर करोगे। लेकिन बिकॉज ये डिस्टेंस तो बहुत कम है ना, टाइम भी बहुत ही कम है, इसे हम फील ही नहीं कर पाते इस एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपको और डिटेल में फील करना है तो मैं बता देता हूँ क्या, मतलब एक्सपेरिमेंट करने नहीं लग जाना है। रेलवे ट्रैक देखा है यार सबने? हाँ अच्छा, सर। अभी ट्रेन उसमें मूव कर रही होती है, ट्रेन जब यार ट्रेन इस ट्रैक पे मूव कर रही होती है, तो जो ट्रेन के वाइब्रेशन हो रहे होते हैं इंजन के, क्या आपको बाहर ऐसे एयर में सुनाई देते हैं क्या? वो नहीं। लेकिन अगर आप अपने कान को इसके ट्रैक पे टच करोगे तो आप उस वाइब्रेशन को सुन पाओगे बहुत ही जल्दी। एयर से वो वाइब्रेशन आपके पास पहुंच भी नहीं पाएगा। इवन सॉलिड में इतना कम डिसपिएशन होता है कि आप उस वाइब्रेशन को नियरली 3 किलोमीटर पहले ही सुन सकते हो, 3 to 4। और अगर सिंगल ट्रैक है, मतलब एक ही ट्रैक है, तो इवन 10 किलोमीटर पहले भी आप फील करके बता सकते हो कि ट्रेन आ गई है उस ट्रैक पे, ये एक ट्रेन मूव हो रही है उस ट्रैक पे। समझ आया क्या? तो बेसिकली ये पॉइंट, ये पर्पस बताने के लिए कि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, फास्ट ट्रेवल करता है, बस डिके नहीं होना चाहिए। तो वॉल वगैरह में क्या है, डिके हो जाता है जल्दी, बट वो जो आयरन है, आयरन बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए क्या होता है उसमें डिके कम होता है। क्यों? क्योंकि आयरन का यंग्स मॉडुलस बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर सॉलिड्स लाइक वॉल, स्टोन, वो सब। तो ये रिलेशन याद रहेगा। यस सर। हाँ, इस रिलेशन के बाद मैं क्या बता रहा था, ये लाइन, बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। तो कुछ कोई फेमस प्रोसेस बताओ जिसमें बल्क मॉडुलस एग्जिस्टिंग है। हमें पता है बल्क मॉडुलस 0 भी होता है, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, बल्क मॉडुलस प्रेशर जैसा होता है, बल्क मॉडुलस गामा इनटू पी होता है। याद आए कि नहीं? ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू लिखाई थी मैंने,
Yes, sir. Yes. हाँ, Yes. जीरो किसके लिए होती है? Isocoric. आइसोकोरिक के लिए जीरो। सबस Isobaric. आइसोबारिक Isobaric. Isobaric. यार, क्या ये आइसोकोरिक, ये Isothermal. ये Isothermal. Adiabatic. Adiabatic. वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोसेस आइसोबारिक है, मतलब क्या कि अगर प्रोसेस आइसोबारिक है मतलब थ्रू आउट गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो साउंड मूव ही नहीं कर पाएगा। तो समझे, यहाँ पर मैं थोड़े से स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। यहाँ पर ये क्या है? आइसोबारिक। ये क्या है? आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, और ये एडियाबेटिक। तो समझना कि अभी इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि यार अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया अगर ये क्या है, एक गैस है और इस गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर ये गैस है और इसका प्रेशर कांस्टेंट है तो साउंड मूव ही नहीं कर पाएगा। स्पीड क्या आएगी? जीरो। सो बेसिकली अगर मैंने यहाँ पर साउंड को एंटर कराया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। ये था थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव यार। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ बात समझ में आई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो गैस है, गैस फिक्स्ड है, फिर भी वो मूव नहीं कर पाएगा साउंड वहां पर। तो इसका मतलब ये कि साउंड पक्का किससे रिलेटेड है? प्रेशर से। साउंड का मूवमेंट क्या जनरेट करता है वहां पर? प्रेशर भी जनरेट करता है। तो अभी नहीं टेंशन लेना, मैं जब इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इक्वेशन, तब मैं दिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ साउंड वेव क्या जनरेट करती है? प्रेशर इन द मीडियम। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि साउंड वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रेशर वेव ऑल्सो। मतलब मीडियम पार्टिकल का प्रेशर वगैरह पे चेंजेस आएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या फीलिंग आएगी? स्पीड क्या हो गई? स्पीड क्या होगी? इनफाइनाइटली फील होगी। ऐसा क्यों? ऐसा पर मतलब रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि यार एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, अब उसमें क्या किया आपने? गैस के वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल को इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना। मतलब इस मॉलिक्यूल को आगे नहीं जाना, इसको आगे नहीं जाना, किसी को कहीं पे भी एक्सपेंड नहीं होना है। तो ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है कि वॉल्यूम चेंज हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये गैस है ना, आप कंटेनर में कम करके रखो बट ड्यू टू साउंड एनर्जी वो क्या होने लग जाती है? कंप्रेस होती है, फिर वापस से एक्सपेंड कर जाती है। तो जब साउंड वहां से मूव होता है तब वो बार बार कंप्रेस और एक्सपेंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप साउंड के मूवमेंट में आइसोकोरिक प्रोसेस अचीव ही नहीं कर सकते। आप कंटेनर क्लोज कर दो, फिर भी गैस अंदर ही अंदर क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही होती है। तो यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा है? इवन v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इवन v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, but when sound moves, when sound moves, it
compresses and expands. So basically isocoric process in the motion of sound achieve भी हो पाती है क्या? नहीं, तो वो आइसोकोरिक वाली फील कभी देगा ही नहीं, सिर्फ रिलेटिवली उसमें फर्क पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मली अगर हमने कहीं पे भी कंटेनर का प्रेशर सेम करके नहीं रखा और नॉर्मल एयर है, क्या है? नॉर्मल एयर है, तो वहां पर प्रोसेस कैसी होगी? तो ऑफ कोर्स यार नॉर्मल एयर है तो आइसोकोरिक आइसोबारिक नहीं हो सकती, तो पक्का क्या हो सकती है? आइसोथर्मल। तो न्यूटन ने बताया कि प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल। लेकिन जब स्पीड की कैलकुलेशन की एयर में साउंड की स्पीड की, तो वो नियरली 290 आई। तो एक साइंटिस्ट थे लैप्लास, उन्होंने बताया कि यार ये वैल्यू स्मॉल है क्या? मतलब न्यूटन को बताया बेसिकली, ये वैल्यू स्मॉल लग रही है क्या आपको? नो सर। ये बहुत ही फास्ट वैल्यू है स्पीड की। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है मोशन ऑफ साउंड, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और अब आपको पता है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाए, सडन हो जाए, तो क्या वो आइसोथर्मल रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। तो इसने बोला कि यार पक्का फिर वो एडियाबैटिक की होगी, और फॉर्मूले में बी की वैल्यू पर पी के जगह क्या रख दिया? गैमा पी। तो वो रूट ऑफ गैमा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा इसमें, और वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 340, विच इज करेक्ट आंसर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। समझ आया सबको? तो ये लिख लेते हैं पूरा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इसका मतलब ये है कि हाँ, मोशन ऑफ साउंड इन नॉर्मल एयर बात करें हम, और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, propagation of sound in normal air. तो नंबर 1, as per the Newton, it's isothermal process। क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा फिर? V। सो V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? B बाई रो, और उसका फॉर्मूला फिर हम इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? रूट P बाई रो। ठीक, बट ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बट दिस फॉर्मूला गिव रॉन्ग रिजल्ट्स। सो दिस फॉर्मूला gave wrong results। क्यों रॉन्ग रिजल्ट्स? मतलब इससे हमने निकाला तो v की वैल्यू आ रही थी कितनी? नियरली 290 मीटर पर सेकेंड, और अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। सबको आइडिया समझ आया कि क्या गड़बड़ हो गई न्यूटन से? तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर क्या है? लैप्लास करेक्शन। अच्छा ये याद है मैंने आपको यहाँ पर केटीजी में आपको बताया था स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला, याद है? गैमा पी बाई रो, ये बताया था मैंने। बताया था कि हाँ वेव में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो वेव में हमने इसका डिस्कशन किया, क्या डिराइव आया? लैप्लास करेक्शन में अगर हम बात करें तो लैप्लास करेक्शन ने क्या बताया? बिकॉज द प्रोपोगेशन ऑफ sound is very fast process, so
it's an adiabatic process. इसका मतलब अगर ये adiabatic प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस को क्या लिखेंगे, गामा इनटू पी टाइप. सो स्पीड ऑफ साउंड का जो एक्चुअल फॉर्मूला आएगा इन एयर वो क्या आएगा, रूट ऑफ गामा पी बाई रो. डन. ये आ गया यहाँ पर. ठीक, तो यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें? वेयर गामा क्या है यार, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, बट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वेयर गामा क्या है, सीपी बाई सीवी. कैसे निकाल सकते हैं, 1+2 एफ. फिर से लिखने की जरूरत है क्या? क्या है, क्या क्या होती हैं मोनोएटॉमिक के लिए? 3 सो मोनोएटॉमिक के लिए मोनोएटॉमिक मतलब लाइक हीलियम, आर्गन, नियॉन, इन सब के लिए अगर बात करें तो एफ की वैल्यू होती है 3. फिर डायटोमिक 5 डायटोमिक, सो डायटोमिक लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, इन सब के लिए होती है 5. सो अकॉर्डिंगली गामा निकाल सकते हैं. ट्राइएटॉमिक के लिए, linear हाँ ट्राइएटॉमिक के लिए क्या, सीधे पॉलीएटॉमिक के लिए बात कर लेते हैं. पॉलीएटॉमिक के लिए दो चीजें हैं, लीनियर है तो और नॉन लीनियर है तो. नॉन लीनियर है तो एग्जांपल लाइक NO2, लीनियर का एग्जांपल लाइक CO2. तो उसके लिए F क्या होता है, 5. और NO2 के लिए F क्या हो जाएगा, 6. इस तरीके से F निकाल सकते हैं, वहां से गामा आ जाएगा. अच्छा, गामा मिक्सचर कैसे आ जाएगा? अगर गैसेस मिक्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1+2 बाई F mix एंड F मिक्सचर कैसे निकाल सकते हैं, N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 plus N2 N1 प्लस N2. तो ये जस्ट रिवीजन के लिए, ये आप लोग को यार ये सब पता है ऑलरेडी. कोई डाउट क्या इसमें? no sir तो ये दोनों के करेक्शन और ये सारी चीजें समझ आई, लैप्लास करेक्शन उन्होंने क्या बताया, ये सारी चीजें. यार ओके है यहाँ तक? यस सर अब यार, अब बहुत ही एक अलग टाइप का सिनेरियो ऑब्जर्व किया गया. क्या देखने को मिला कि बाय फॉर्मूले से हम देख सकते हैं क्या कि स्पीड ऑफ साउंड किन पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ प्रेशर. एंड स्पीड ऑफ साउंड क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी. ये दो लाइन समझ आई क्या? अरे ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट समझ आए क्या, प्रोपोर्शनलिटी. यस सर yes sir बट एक चीज देखने को मिली कि द अबव रिलेशन होल्ड्स, द अबव रिलेशन holds only when temperature is not constant. इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखें क्या कि अगर मैंने बोल दिया इफ किसी गैस का या एयर का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. क्या है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कुछ भी कर लो, वी साउंड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, नहीं चेंज होगा. मतलब V प्रोपोर्शनल टू रूट P और V प्रोपोर्शनल टू 1/रूट रो, ये नहीं लिख सकते हम. समझ आया?
मतलब प्रेशर आप डबल कर दो लेकिन टेम्परेचर सेम रहने दो, कुछ होगा क्या? नहीं। No. इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि अगर हम टी को कांस्टेंट रख रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि इसका प्रेशर बढ़ जाए, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से अगर टी कांस्टेंट रखकर आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ गया तो इनडायरेक्टली डेंसिटी भी क्या हो जा रही होगी, बढ़ रही होगी। इसलिए दोनों के इफेक्ट क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आप अलग अलग नहीं लिख सकते हो, बट अगर जरूरत पड़ी तो आप एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, ये होल्ड करेगा। लेकिन इन सब की पूरी प्रॉब्लम ये कि प्रूव कैसे करें कि टेम्परेचर कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रूव ये सिंपल वे पे होगा, देखो कैसे प्रूव होगा। V साउंड इज इक्वल टू क्या होगा, रूट गैमा इंटू पी बाई रो। अब कुछ याद आ रही है गैस इक्वेशन? गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू, nRT. अब वहां से डेंसिटी वगैरह लेके आने का ट्राई करते हैं। वॉल्यूम इसे क्या लिखा, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास RT, और मास ओवर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, Density. डेंसिटी। सो इसका मतलब काम बन गया, मास ओवर वॉल्यूम क्या बन गया, ये रो, और रो को उधर डिवाइड पे ले आएंगे तो क्या आंसर आ गया, पी बाई रो की वैल्यू RT बाई M. M। तो अब देखो यहाँ से मुझे लगता है क्लियर पिक्चर हो गई क्या, कि इसका मतलब साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ गैमा RT बाई M। और आप देखो हर चीज कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गैस के लिए, सिर्फ क्या वेरिएबल है, T। क्लियर? तो यहाँ से V कंफर्म हो रहा है कि प्रोपोर्शनल टू क्या है, सिर्फ रूट T। और यही सबसे मेन चीज है, समझ आया? और जो सबसे बड़ी गलती होती है वो आपसे वही होगी जो मैं बार बार बता चुका हूँ, ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मींस इन Kelvin. ये गलती नहीं करना है कंपेयर करने के लिए। तो पूछता रहता है यार कि बताओ साउंड की स्पीड हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या रेशियो आएगा, तो क्या सिर्फ टी इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, M. एम भी। अब बोल दिया हाइड्रोजन में 27 डिग्री सेल्सियस पर और 127 डिग्री सेल्सियस पे कंपेयर करो, तो इसका मतलब अब एम सेम है, क्या बदल रहा है, T. टी। तो मुझे लगता है इस चीज को समझाने की तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए तो आप एकदम रेडी हैं, क्यों? ये सॉल्विंग में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. तो स्पीड ऑफ साउंड में मुझे लगता है उतना खास दिक्कत नहीं है, बस आप टेम्परेचर के बारे में ये समझ जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम रिलेट करें, क्या करें, व्हेन, और अगर मैं बात करूं यूजुअली स्पीड ऑफ साउंड at 0 डिग्री सेल्सियस इज 320 मीटर पर सेकेंड, देन एट T डिग्री सेल्सियस अगर निकालना पड़ जाए आपको, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर दी है, तो इसका मतलब अब आपको रिलेशन क्या निकालना पड़ेगा, VT बाई V0। क्या आंसर आएगा, रूट ओवर TT by T. हाँ T और T बाई T0। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसे किस में लिखना है, केल्विन। तो 0 मतलब 0 नहीं लिख देना है, क्या है ये, 273. और ये हुआ 273 प्लस T। अब देखो यार ये कैलकुलेशन यार कॉम्प्लिकेटेड दिखेगी, क्यों? तो यार ये जब हमें पता है कि ये कैलकुलेशन बार बार आने वाली है तो हम इसे लर्न कर लेते हैं, समझ आया क्या आइडिया? तो इसका मतलब V एट T क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी V0 रूट ऑफ 1 प्लस T बाय 273
यार देखो ना यार, अगर टी थोड़ा सा कम है तो 273 एक बड़ा नंबर है ना, समझा है नहीं? फॉर स्मॉल टेम्परेचर, फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज, स्मॉल मतलब 10, 20, 30 डिग्री तक, क्या हो जाएगा? वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम. सो Vt is equal to V0 1 plus T by 273 टू दी पावर क्या होगा 1/2. एंड बाइनोमियल में क्या लिख सकते हैं इसे अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 1/2 का क्या कर सकते हैं, पावर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी. बताए यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को? ओके अब अगर मैं वैल्यू यूज कर लूं, क्या वी नॉट की वैल्यू 320 ले लूं, बिकॉज क्यों? क्योंकि एग्जाम में यार बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इतने बड़े फिगर्स को. सो बिकॉज वी नॉट मतलब वी 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम क्या बोल रहे हैं वी नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है 320 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो देखिए क्या आंसर आएगा, Vt विल बी वी नॉट प्लस, अंदर वी नॉट को मैंने 320 ले लिया, सो 320 ले लेंगे तो क्या फर्क आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है 0.61 टी. इसे याद रखना है क्या, इन ईच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज स्पीड कितनी बढ़ जाती है, इन ईच 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर स्पीड increases by 0.61 मीटर पर सेकेंड. इसलिए आपको याद हो मैं बार बार क्या लिख रहा था कि स्पीड ऑफ साउंड नियरली कितना होता है 320, ओ सॉरी 340 लिख रहा था मैं रियल वैल्यू. क्यों? क्योंकि रियल वैल्यू कितने डिग्री सेल्सियस पर चेक की जाती है नियर अबाउट 27. चलो इसे 30 ले लेते हैं, कन्वीनियंट रहेगा. 30 इंटू क्या करते 0.61, सो ये वैल्यू नियर अबाउट 18 आ जाएगी ना. तो मतलब कितनी आ गई 338 आ गई ना. यार समझ आया कि नहीं? यस सर. हाँ. अच्छा कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 320 है तो 320 लोगे, बहुत सारे अदर पैरामीटर भी इसे इम्पैक्ट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि साउंड की स्पीड आप सी में बीच में जाकर कहीं पे अगर आप देखो तो साउंड की स्पीड डिफरेंट फील होगी आपको. आप जाकर डेजर्ट में कहीं पे जाके साउंड जनरेट करो तो आपकी साउंड की स्पीड डिफरेंट होगी. तो मतलब ऐसा नहीं कि साउंड की स्पीड सिर्फ इसी अमाउंट से होगी, ये फिक्स वैल्यू है नहीं. कई बुक्स में ये क्या होती है 322 दी होती है, कुछ बुक्स में 332 दी होती है. अब समझ रहे हैं? तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप की वैल्यूज रहती हैं. आपको ऐसा फिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देगा आपको, सिर्फ आपको ये फैक्टर याद करना रहेगा 0.61. बता यार समझ आया कि नहीं ये फैक्टर? यस सर. Yes, sir. तो ये रीजन समझ आया कि क्यों अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया तो सब कुछ फिर वो कांस्टेंट ही हो जाएगा, प्रेशर और उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा. क्लियर ना? समझ आया? ओके ठीक है. साउंड की स्पीड का एक लास्ट और पार्ट जो मैंने अभी बताया कि यार बीच एरिया में डिफरेंट रहेगा, डेजर्ट एरिया में डिफरेंट रहेगा, तो दोनों में किस चीज का फर्क मिलता है हमें बताएं. कौन सी क्वांटिटी है जो अलग क्या चीज? Temperature. टेम्परेचर नहीं, मान लेते हैं टेम्परेचर सेम है दोनों का, तब ह्यूमिडिटी.
बताएं। टेम्परेचर अगर मैंने सेम रखा हुआ है तो फिर क्या चीज चेंज होती है? यार सोचो, कोस्टल एरिया में और क्या उसमें ह्यूमिडिटी वाला फर्क पड़ता है, क्या फैक्टर चेंज होता है? क्या फैक्टर चेंज होता है? ह्यूमिडिटी। हाँ, सो इसका मतलब ये होगा कि ह्यूमिडिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो सकता है। ओके, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन साउंड स्पीड, क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जहां पर ज्यादा ह्यूमिड होता होगा वहां पर साउंड फास्ट होता होगा या स्लो? स्लो। अच्छा, स्लो। ओके, नहीं यार, आप देखो रेनी सीजन में जब मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली बढ़ जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीजन स्टेट करता हूँ कि यार ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है? वाटर वेपर बढ़ जाता है एयर में। क्या होता है? वाटर वेपर बढ़ जाता है। तो जो एक्चुअल एयर की डेंसिटी है उसको क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज नहीं, यही फर्क है कि एयर में अगर वेपर आने लगेगा, तो सोचो एयर अमाउंट फिक्स है, बट अब बीच बीच में वेपर भी आने लगेगा तो एयर को स्पेस कम मिलेगा ना, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो फिक्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें सेट होने का ट्राई करेंगे। तो इट इज लाइक कि पहले इस चेंबर में सिर्फ क्या थी? एयर। अब इस चेंबर में एयर भी है और वाटर भी है। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि सॉरी माय मिस्टेक, ये नहीं, जो एयर को ऐसे कंसिडर करते हैं, सपोज यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं और अगर इनमें वाटर वेपर आता है, अगर इनमें क्या आता है बीच में? वाटर वेपर आता है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो उनको और दूर करने लग जाता है। तो ये स्टेटमेंट, ये हमें पॉइंट यहाँ पर लर्न रखना रहेगा, क्या कि अगर हम ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं, क्या ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं तो वाटर वेपर बढ़ जाता है, जिससे एयर मॉलिक्यूल दूर होने लगते हैं और एयर डेंसिटी क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। तो ये यार कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा, इसलिए आपको थोड़ा लर्न रखना है कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, बीच में वाटर वेपर आ जाता है, तो एयर मॉलिक्यूल्स और डिस्पर्स होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, तो एयर डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर डेंसिटी कम हो गई, ठीक है, टेम्परेचर की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर रिलेटिवली मैनेजेबल है, तो डेंसिटी से क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, कहने का मतलब ये है कि हायर ह्यूमिडिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, बट ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ही नेग्लेजिबल है, मतलब आप इसे ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है कि ठीक है इतना थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? मतलब ह्यूमिडिटी का जो इफेक्ट है आप इग्नोर कर सकते हैं टोटली, क्योंकि उतना फर्क नहीं आएगा, बट जब बड़े एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है तब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। रीजन, जैसे सोनार है, तो आपको पता है ना प्रिसाइज लोकेशन के लिए सोनार सिस्टम यूज करते हैं, क्या
कि एक साउंड वेव को थ्रो किया और वो रिटर्न आएगी, कितना टाइम लगेगा उसे। सो जिस भी मीडियम में उसकी स्पीड से हम निकालते हैं कि कितना टाइम लगा, और टाइम हमें कैलकुलेट कर लिया, सो पता चल जाता है कि ये डिस्टेंस कितनी है। अब अगर ये स्पीड बदल गई तो फिर आपकी कैलकुलेशन बदल जाएगी ना, इसलिए सारे फैक्टर्स को लिखना पड़ता है जब हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अदरवाइज वैल्यू बहुत ही कम चेंज होती है, इग्नोर की जा सकती है। तो यार बताएं, ये इफेक्ट सारे याद रहेंगे यार, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। सो आज जो मैंने डिस्कशन किया वो टोटली ज्यादा किस पे इंक्लाइन था, स्पीड, स्ट्रिंग वेव और साउंड। कल हम एग्जांपल करेंगे, स्ट्रिंग के एग्जांपल आज हो गए हमने, कल हम किसके एग्जांपल करेंगे, साउंड के। तो आप लोग यार रीड करके आएंगे, आप लोग रीड कर लेंगे तो फिर बेटर रहेगा हमें डिस्कशन में। ओके यार, Yes, क्लियर sir. सब लोग? हाँ Yes, sir. ओके, चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना काफी रखते हैं। एक बार रिवाइज करें, कुछ डाउट आए तो फिर पूछे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके 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 देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. I said. बाय बाय।